बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीवी टुडे और मैं हूँ सना रियाज और मैं हूँ जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने जानी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को दावत दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके इनकी सेहत के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। सियासी मामलात भी जेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत भी दी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सियासी मामला भी जेर गौर आए हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शोएब हाशमी। जी शोएब हाशमी, तफसीलात बताइए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज लंदन में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है। इस टेलीफोन के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, जबकि नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया और अहम अमूर पर मुशावरत भी की गई। इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को 20 सितंबर को मुनक्कद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली शिरकत की दावत दी। ताहम जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की दावत जो है वो कबूल कर ली है और उनका कहना था कि वो एपीसी में वर्चुअली शिरकत जो है वो जरूर करेंगे। इस चीज का इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भी किया और उन्होंने इस ट्विटर में भी बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ से बात की है और उन्हें एपीसी में शिरकत की दावत भी दी है। ताहम इसके बाद मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जी विभाग में ये भी बताइएगा कि राबिता हो गया, नवाज शरीफ ने इसमें आने की शिरकत की जो दावत थी बिलावल की तरफ से उसको ऑन भी कर दिया, तो मरियम नवाज के बारे में भी चय में गोइयां हो रही हैं, क्या उनकी शिरकत मुमकिनात में से है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज के बारे में जो चैम गोइयां थी ये आपको मैं बताता चलूं कि जराये के मुताबिक मरियम नवाज जो है वो इसमें शिरकत जो है वो नहीं करेंगी। उनका ये कहना था कि एपीसी में शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे और अब जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मियां नवाज शरीफ को वर्चुअली शिरकत की दावत दी जा चुकी है, तो मियां नवाज शरीफ ने इसे कबूल भी कर लिया। तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शिरकत के बावजूद जो है कोई ऐसा जवाब भी बाहर नजर नहीं आता कि मरियम नवाज जो है वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि पार्टी के जो दो बड़े हैं जिसमें पार्टी के कायद और पार्टी के सदर जब दोनों इसमें शिरकत कर रहे होंगे तो नायब सदर की शिरकत की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बड़ों के राबते होने लगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत दे दी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके इनकी सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके वालिद आसिफ जरदारी की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। सियासी मामलात भी जेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की एपीसी में वर्चुअल की शिरकत की दावत दी, जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑन भी कर लिया। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने उसके बाद ट्वीट करते हुए बिलावल भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। इससे कबल भी जो हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैठक हुई थी इनकी, जिसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान बार एसोसिएशन में, जिसमें हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे थे बिलावल भुट्टो जरदारी। उनमें उनका इल्जाम लगाया गया कि उनके खानदान को रियासत के एक एक करके शहीद किया गया। बिलावल का कहना था कि इंसानी हकूक के मामले पर समझौता नहीं करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासतदानों ने जो काम करना था वो नहीं कर सके, माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के खानदान ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, पार्लियामान में ऐसी बातें करते हैं जो तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का पाकिस्तान बार एसोसिएशन की एपीसी से खिताब करते हुए कहना था। जबकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से राबिता किया है, टेलीफोनिक राबिता हुआ, बातचीत हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। उसके बाद मरियम नवाज ने भी इस हवाले से ट्वीट करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके उनके सेहत से मुतालिक भी दरियाफ्त किया है। सियासी मामला भी ज़ेरे गौर आए हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन के एपीसी में वर्चुअल शिरकत की दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, बताइएगा कि टेलीफोनिक राबिता हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के दरमियान, कैसे देख रहे हैं आप इस राबिते को? हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम दे पाएंगे या? देखिए, जितनी तौर पर एक बड़ी पेशरफ है, इस पर कोई शक नहीं है और इसलिए पेशरफ की जा सकती है कि नवाज शरीफ आमतौर पर जिनके मुल्क से बाहर है वो पॉलिटिक्स से अलग गिने जा रहे थे, लेकिन उनका इस पर शामिल होना अब बात की अलामत है कि यही नहीं कि वो शहबाज शरीफ को हदायत कर रहे हैं या अपनी पार्टी को हदायत कर रहे हैं कि उसमें शरीक हो, बल्कि इस बात की अलामत है कि वो सियासत में एक्टिव हैं। अगर ये उनके वारंट जारी कर रहे हैं, अगर ये उनको ये वापस लाने के लिए उनके हाथ मैसेज भेज रहे हैं, अगर ये अपनी एम्बेसी को कह रहे हैं कि इनको लेकर आए, और अगर ये बरतानिया में कोई प्रोसीडिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं कि फिर ये बात है तो आओ मैं पाकिस्तान के लोगों को अपनी सियासी पैगाम जो है वो तो पहुँचाऊँगा। और दूसरी तौर पर जिसकी सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ का एक्टिव होना जो है हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। नवाज शरीफ तो दूर की बात है, अगर मरियम नवाज भी बाहर निकल आती है और मजमा में हिलचुल पैदा होती है तो पता चल जाता है कि वो क्या चाहती है। तो नवाज शरीफ को बिलावल का ये एक बड़ी स्मार्ट मूव लगती है और मेरा ख्याल में पहले अंडरस्टैंडिंग के बाद किया गया है और पहले नवाज शरीफ से बात इजाज़त ले दी गई है इस तरह का मैसेज दिया जाएगा और उस पर नवाज शरीफ जब एक्सेप्ट कर दिया है तो इससे एपीसी की जो अहमियत और हैसियत है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। अच्छा सज्जाद मीर साहब, ये भी बताइएगा कि आपको लग रहा है कि एक तो प्रेशर भी बिल्ड हो पाएगा अपोजिशन की तरफ से और दूसरी जानिब से हुकूमत के लिए ये टफ टाइम भी होगा? टफ टाइम तो शायद ज्यादा ना हो, लेकिन वो लोग जो अब समझते हैं कि इमरान खान को भी अपने लाइन पे रखना चाहिए, अपनी यानी कि मैं ये तो नहीं कहता औकात में रखना चाहिए बल्कि सीधा रखना चाहिए, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा कि जहाँ तो इमरान सीधा चलेगा और मुल्क के लिए जो नुकसानदेह बातें होती हैं वो नहीं होगी, या फिर ये है कि अगर कोई चेंज लानी होगी तो उस चेंज में एक तरह की एक जोर आ जाएगा, आ जाता है। सही। सज्जाद मीर साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जहां पर हुकूमत को टफ टाइम मिल भी सकता है, दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि दो बड़ों का आपस में राबिता हो गया है। अब हुकूमत भी क्या हिकमत अमली अपनाती है इसके बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। आपको ये भी बताएं कि बड़ों के राबिते होना शुरू हो गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत तो दे दी है, जबकि नवाज शरीफ ने इसको ऑन भी कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन करके इनकी सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। सियासी मामला भी ज़ेर गौर आए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को अपोजिशन की एपीसी में से वर्चुअल शिरकत की दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तज्जियाकार एंकर पर्सन इकबाल शाही साहब। इकबाल शाही साहब, कैसे देख रहे हैं? राबिता हुआ है, एपीसी होने जा रही है, हुकूमत के लिए वफाक के लिए कितना टफ टाइम होगा ये? हमारा राबिता एक दफा से मुनक़ता हो गया, दोबारा राबिता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है इसमें बड़ों के राबिते होना शुरू हो गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एपीसी में शिरकत की दावत दे दी है, जबकि नवाज शरीफ वर्चुअल के जरिए से वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने इस राबिते के बाद ट्वीट करते हुए बिलावल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इकबाल शाहिद साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इकबाल शाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब, बताइएगा कि ये राबिते को आप किस तरह से देखते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ का राबिता? बहुत शुक्रिया। आप देखें कि ये अभी खबर ये टॉप स्टोरी के तौर पर चल रही है जी। इसमें असल सवाल ये है कि जब लोगों के नाम अनाउंस हो चुके हैं, हर पार्टी ने अपने जिस आदमी ने इस एपीसी में शिरकत करनी थी उनके नाम अनाउंस बाकायदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन जाएगा, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, एएनपी की तरफ से कौन जाएगा और यानी फजल रहमान की तरफ से कौन जाएगा और इस तरह मुख्तलिफ जो भी लोग हैं। अब इसमें ये समझता हूँ कि ये इसको एक आप कह सकते हैं कि मियां शहबाज शरीफ के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अदम एतमाद किया है।
वो इस तरीके से हम सोचते हैं कि रोजाना उनकी आपने देखा कि कल भी मुलाकात हुई है, सेशन में भी इकट्ठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है उस पर जो दूसरा हक्स यानी जिनका स्टांस है, जो यानी वो मियां नवाज शरीफ का स्टांस ये है कि हुकूमत के साथ बल्कि अदारों के साथ लड़ा जाए, और उनका एक अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके और मियां शहबाज शरीफ का पॉइंट ये है कि मिलजुल कर बातचीत से मसले हल किए जा सकें। आज फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो कोशिश की है, जो उसमें उन्होंने मियां साहब ने वर्चुअल उसमें अपनी कहा है कि मैं इसमें शामिल भी हूँगा, तो उसमें 2-3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या मियां शहबाज शरीफ साहब एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान, उनको उनके होते हुए किसी आदमी की जरूरत थी? और नंबर टू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद बीमारी की हालत में जब हुकूमत ने भी उनको इंसानी हमदर्दी के तहत बाहर भेजा और अदालतों ने भी, मैं समझता हूँ उनकी एक खास हद तक उनकी फेवर की कि इंसानी जान सबसे ज्यादा अहम है, और ये पूरी दुनिया का वाहिद केस था जिसमें ये कहा गया कि ये कन्विक्टेड आदमी जो है वो कभी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जाने दिया गया। अब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके जिस तरीके से मुख्तलिफ कैफे खानों में और मुख्तलिफ जगहों पर वाक करते नजर आते थे, ये पॉइंट उससे भी आगे चला जाएगा अगर उन्होंने वर्चुअल इसमें अपनी यानी इसमें शामिल होने के लिए हाँ की है। तो सवाल अदालतों पर खास तौर पर वो होगा कि अदालतों को धोखा दिया गया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो अपनी पार्टी के जो सियासी मकासद हैं वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ लोगों को जब इस बात का पता चलेगा तो इसमें मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग, कुछ परसेंट लोग जो समझदार हैं वो मैं समझता हूँ वो जरूर सोचेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब करने क्या जा रहे हैं, जब यहाँ के लोग इस वक्त हुकूमत में यानी आपने देखा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में यानी इस तरह के जो कवानीन कल पास हुए हैं उसमें बाकायदा तौर पर पूरी अपोजिशन 190 मेंबर्स के साथ वहाँ शिकस्त जब खाई, तो फिर ये है कि उसमें भी कल भी मुलाकात हुई, और कल जो मुलाकात हुई वो पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफार्म से इन लोगों ने एक मैसेज दिया हुकूमत को भी और अवाम को, जी हम इस हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रहे हैं और ये जो हमारे लोग हैं ये हमारे मुतालबात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि APC शुरू होने से पहले ही उसके जो मैनिफेस्टो था वो उसको वायलेट किया गया है, जिसके मैं कहता हूँ इसीलिए तो शेख रशीद ने कहा था कि ये टाइम फिश है। मियां शहबाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शीन बनने जा रही थी, अब उसके इम्कानात ज्यादा रोशन होते जा रहे हैं। सही, इकबाल शाह साहब आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने दूसरे मरहले में छोटी जमातों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कोरोना के केसेस में 2.4% इजाफा हुआ है, इसलिए 21 सितंबर से 6वीं से 8वीं जमात की क्लासेस खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। फैसला 28 सितंबर तक मुअख्खर होगा। इसके बाद सूरत हाल बेहतर ना हुई तो तारीख बुलानी है, सब बात करनी है। लेकिन जो दूसरा फेज जो 21 तारीख से 8वीं, 7वीं और 6वीं जमात को हमने खोलना था उसको हम मुअख्खर कर रहे हैं इस वक्त। सेकेंड फेज जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6वीं, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। हम 28 तारीख की अभी उसमें टाइम है, जब हमने वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस की बात की, अभी उसको उस तरह रखते हैं और इसको भी हम 28 पे ले जा रहे हैं। हम एक हफ्ता और ये जो सारी सूरत हाल है इसको देखेंगे कि हालात में कितनी बेहतरी आती है। वालिदैन, स्कूल की इंतज़ामिया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हम कितने कामयाब होते हैं कि हम स्कूल्स में SOPs को अमल दरामद करवा सकें, और खुदा न खास्ता अगर हम नहीं करवा सके और अगर ये नंबर ऑफ केसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह न करे इसमें इजाफा होता है, तो मज़ीद हम अपने फैसलों को रिव्यू कर सकते हैं, मशावरत करेंगे अपने और साथियों से भी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में अपने सूबे के बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। हमें इस बात का एहसास है कि उनकी तालीम को नुकसान हो रहा है, हमें इस बात का एहसास है कि हमारे यहाँ जो स्कूल हैं, ये पूरी इंडस्ट्री है,
उनको नुकसान हो रहा है, नुकसान हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा, उसका हमें एहसास है, लेकिन स्कूल्स के नुकसान को पूरा करने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूलों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। सईद गनी किसी भी फैसले से कब मशवरा कर लेते तो बेहतर फैसला हो सकता था। शफकत महमूद ने अपनी ट्वीट में कहा कि स्कूलों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का शेड्यूल सबकी मर्जी से बना। 22 सितंबर को NCOC के इजलास में तालीमी इदारों से मुताल्लिक जायजा लेंगे। तालीमी इदारों की क्लासेस शुरू करने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। अगर सूरत हाल यही रही तो तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगे। 23 तारीख को 6वीं से 8वीं तक की निसाबी सरगर्मियां शुरू होंगी। और अब खबर यह है कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद न करने के बायस सील तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई। NCOC के मुताबिक बंद किए जाने वाले स्कूल कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। सील तालीमी इदारों में से 10 क़ाबिल पख्तूनख्वा 3 सिंध के हैं। कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजामात पर अमल न करने पर बंद करने वाले तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई है। दूसरी जानिब सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला हुआ है। मामला गालम गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि MKM रुकन समझ रहे हैं कि अभी तक उनका राज है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे को धमकियां भी दी। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि मैं बात कर रहा हूं तो सेनेटर अतीक मुदाखलत कर रहे हैं। अतीक शेख ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गालियां दी हैं, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि जाओ मेरे खिलाफ जाकर FIR दर्ज करवा दो। अतीक शेख ने कहा कि ये लोगों की इज्जत खराब करते हैं, इन्हें ऐवान से बाहर निकालें। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कराची में 20 साल रहा हूं, इनकी पार्टी मुझे 2 बार कत्ल कराने की कोशिश कर चुकी है। लीगी सेनेटर राजा जफरुल हक का कहना था कि हाउस रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहा। बाबुर अवान ने कहा कि सेनेट में इस माहौल में बात नहीं हो सकती, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन माहौल साजगार होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि किसी पर सियासी तनकीद की जाए तो इसे जातियात पर नहीं उतरना चाहिए। हम सब में बर्दाश्त खत्म हो चुकी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी की सजा देकर इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से एक बिल भी तैयार कर रहे हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि बाज़ वज़रा और अरकान पार्लिमानी इंसानी हकूक की बात करते हैं, लेकिन हकूक इंसानों के होते हैं। जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बाज़ वज़रा भी और पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ से इंसानी हकूक की बात करते हैं, तो इंसानी हकूक इंसानों के होते हैं, दरिंदों के नहीं। सबसे पहली चीज, जो बच्चे बच्चियों औरतों के साथ ज्यादती करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, वो वहशी दरिंदे हैं। तो सबसे पहले इंसानी हकूक की अगर तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है तो वो उन बच्चियों और ख़वातीन की करनी है। और उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक कम्प्रिहेंसिव नया कानून बिल लाने के लिए वजारत दाखिला को जो है हदायत जारी कर दी हैं, जिस पे यहाँ बाबर अवान साहब बैठे हैं वो भी काम कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब वो भी काम कर रहे हैं, हमारे वफाकी वजीर फैसल वाडा और फरोग नसीम साहब सब मिल के हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका जो स्पिरिट है वो बिल क्यों जरूरी है। नंबर 1, केसेस अभी बड़ी ठीक बात की कि किस वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से, इज्जत की वजह से इलाके में जब वाकया होता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो नंबर 1 उस चीज को एड्रेस करेगा ये बिल। नंबर 2, कन्विक्शन रेट, बिल्कुल ठीक बात की, उसको एड्रेस करेगा। नंबर 3, सख्त से सख्त सजा। अव्वलीन तरजीह है कि फांसी की सजा, सरेआम फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। निशाने इबरत बनाना, उस पे कंसेंसस पैदा किया जाएगा। अगर ना हो तो फिर केमिकल कैस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ जाया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
खाके तैयार कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुलजिम आबिद अली मलही की तस्वीर जारी कर दी हैं। मुलजिम आबिद अली को मुख्तलिफ रूप में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में आबिद के बाल हटाए गए हैं, एक में इसको सिर्फ मूंछों में दिखाया गया, एक खाके में क्लीन शेव और एक में फ्रेंच कट दाढ़ी में दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इन तमाम खाकों में किसी भी रूप को धार सकता है। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर और मालूमात लीक होने की इब्तदाई रिपोर्ट ऐवान वजीर आला को मौसूल हो गई। मुतल्लिका शख्स की निशानदही कर ली गई। ऐवान वजीर आला को मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की तस्वीर लीक होने के मामले की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई है। बताया गया कि रिपोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट लीक करने वाले मुतल्लिका शख्स की निशानदही भी कर ली गई है। दूसरी जानिब लाहौर साहिवाल कसूर के बाद ननकाना साहब में भी पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर से हाथ मलती रह गई। मुलजिम आबिद हाथ न आया। मुलजिम अपनी साली के घर आया था। सास ने 15 पर आबिद से मुतालिक इत्तला भी दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची और आबिद फिर से हाथ से निकल चुका था। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत आवाम को सस्ती और बिला ताअतुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सस्ती और बिला ताअतुल बिजली की फराहमी के हवाले से इजलास हुआ। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन बर्जिस, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आज़म ने तवानाई खुसूसन बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल की जल्द तकमील यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। इस्लाहात का बुनियादी महवर अवाम को सस्ती और बिला ताअतुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तवानाई का शोबा मुल्की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की का कलीदी हैसियत रखता है। माजी में बिजली, घरेलू और सनती सारिफीन की बढ़ती जरूरियात और इस्लाहात पर तवज्जो ना दी गई। पाकिस्तान में मुआशी और इक्तिसादी तरक्की के पोटेंशियल से इस्तेफादा न किया जा सका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क नहीं बनाना चाहते जहां लोगों के लैपटॉप और मोबाइल में रियासत घुसी हुई हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गिनती में खुली धांधली की गई। आपने तालीम का बजट काट दिया है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां तबाही के किनारे पहुंच गई हैं और कल तकरीर करते हैं हम तालीम को पैसा देंगे। आप बजट में तो पैसा दे नहीं सकते यूनिवर्सिटीज को, आप फालतू पैसा कहां से देंगे? तो लिहाजा मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि जी मैं क्या करूं, मुझे तो कर्जे मिल गए। इमरान अहमद नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल 10,000 अरब का कर्जा लिया था। हमने जो कर्जा लिया था उसको पैदावारी प्रोडक्टिव मसरफ में लगाया, बिजली के मंसूबे लगाए, मोटरवेज बनाई, सी पैक चलाया। आपने 2 साल के अंदर 10,000 अरब से ज्यादा कर्जा लिया है और सारे का सारा खसारे में झोंक दिया है। और ये है वो डेट ट्रैप, ये है वो कर्जे का फंदा जिसमें आपने पाकिस्तान को फेंका है। आप कहते हैं कि जी मैं क्या करूं, 4,000 अरब टैक्स इकट्ठा होता है और 2600 अरब जो है वो कर्जों की अदायगी में चला जाता है। आपको फिगर्स भी याद नहीं है, तकरीबन 2900 अरब गया है। आपको मालूम है वो 2900 अरब क्यों गया है? 1 साल पहले वो 1500 अरब था। वो इसलिए दुगना हो गया कि आपने इंटरेस्ट रेट को 6% से उठा के 13.25% किया था। अगर पाकिस्तान पे कर्जों की अदायगी दुगनी हुई है तो आपकी हुकूमत की नालायकी और गलत इक्तिसादी फैसलों से ये कर्जों का बोझ दुगना। विफाकी तहकीकाती एजेंसी के साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डेटा शेयरिंग पर इत्तेफाक हो गया है। FIA साइबर क्राइम विंग के अफसरान की फेसबुक इंतजामिया से वेबिनार मीटिंग हुई, जिसमें सोशल मीडिया सारिफीन की साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम पर गुफ्तगू की गई। एलानिया में कहा गया कि FIA साइबर क्राइम विंग और फेसबुक के दरमियान डाटा शेयरिंग पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफीन के डाटा शेयर करने में बाहमी ताउन और साइबर क्राइम बेदारी पर भी गुफ्तगू की गई। फेसबुक इंतजामिया ने FIA साइबर क्राइम विंग के साथ काम करने के अज़्म का इजहार किया। एलानिया के मुताबिक FIA हर सूबे में साइबर क्राइम विंग के फोकल पर्सन्स नामजद करेगी और फोकल पर्सन साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए जरूरी अदाद-ओ-शुमार हासिल करने के लिए फेसबुक से राबिता करेंगे।
वफाकी वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास में मसला कश्मीर पर बात करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल गुज़श्ता 7 दहाइयों से कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हिकमत अमली नाकाम होने की आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं। भारत वक्ती तौर पर आवाज़ दबाने में कामयाब तो हो सकता है, मगर इन मुजालिम से मसला हल नहीं होगा। भारतीय इक़दाम की वजह से आज कश्मीरियों में इश्तियाल पाया जाता है। आज मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में सरे फहरिस्त 24 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स दिए। इमरान खान ने 2,82,000, बिलावल ने 2,94,000, आसिफ जरदारी ने 28,89,000, शहबाज शरीफ ने 97 लाख, जबकि शेख रशीद ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। FPR ने अरकान पार्लियामेंट के टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। हमाद अजहर ने 5 करोड़, फरूक नसीम ने 3 करोड़, तलहा महमूद ने 2 करोड़ 92 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने 2,82,000, आसिफ जरदारी ने 28 लाख रुपए, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2,94,117 रुपए टैक्स अदा किया। वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दिया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि लोगों को कहता हूं, अगर मैं गलत काम करूं तो मेरी गाड़ी को पत्थर मारें। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के बारे में सब जानते हैं। जिसके घर में गुर्बत है वो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से करेगा। लाहौर चैम्बर में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। एजाज शाह ने कहा कि अगर ननकाना साहब में पुलिस ऑफिसर गलत काम करता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये जो हमारे वबा है वायरस, इसके ऊपर आपने देखा ही होगा कि मेरे ख्याल में ये भी मेरा ख्याल है, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दें कि उन्होंने पहले दिन ये कहा कि एक तो हमने वायरस से लड़ना, 3 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने कही। और वो तीनों चीज़ें जो थी, नंबर 1, जब कभी किसी के ऊपर मुसीबत आए ना, तो एक तरीका तो ये है कि मुसीबत आए तो सिर पकड़ के बैठ जाओ, एक ये रिएक्शन है। एक ये है कि मुसीबत आए उससे लड़ो, उसको फेस करें। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि लेट अस, मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा, बिलीव मी। तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तार अकरम अशरफ गोंदल को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है और नैब को आइंदा समात पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर रखी हैं। एहतसाब अदालत के जज अब्दुल नजीर चौधरी ने मुकदमा की समाअत की। नैब ने गिरफ्तार साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने अपने बयान में कहा कि इससे कबल महकमे एक्साइज शराब के 9 लाइसेंस जारी कर चुका। लाइसेंस जारी करने से कबल मुख्तलिफ सरकारी महकमों से NOC लिए जाते हैं। न सिर्फ इस बार बल्कि हर बार समरी वजीर आला को भिजवाई जाती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो समरी वजीर आला को भिजवाई थी इसका क्या बना। मुल्जिम ने बताया कि वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समरी वापस भिजवा दी थी, जिसके बाद कानून के मुताबिक लाइसेंस जारी किया। और अब खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तीसरी बार रद्दोबदल कर दिया गया। शहरान तरक्की को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कलमदान सौंप दिया गया। शहरान तरक्की को एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अकबर अयूब को बल्दियात और दही तरक्की और कलंदर लोधी को रेवेन्यू का कलमदान सौंप दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एलामिया के मुताबिक अनवर ज़ेब को ज़कात और अशर का कलमदान सौंप दिया गया है, जबकि खलीकुर रहमान को महकमा खुराक का कलमदान दिया गया है। कामरान बंगिश को आला तालीम और महकमा इत्तलात का कलमदान, जबकि रियाज खान को वर्क्स एंड सर्विसेज का कलमदान सौंपा जा चुका है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आर्मी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फरूग के लिए हिदायत भी दी हैं। कानकुनी की तरक्की और मुनज़्ज़म अंदाज में अमूर की अंजामदही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6408 हो गई। मजीद
752 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,04,386 ہو گئے. 580 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,91,683 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریضوں کی زندگیاں نگلی ہیں. سندھ میں 2000، پنجاب میں 2000، خیبر پختونخوا میں 1000، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 80، آزاد کشمیر میں 67، اسلام آباد میں 180 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,04,00,000 ہو گئی ہے. ہلاکتیں 9,52,000، 2,21,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہیں. موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 2,02,219، برازیل میں 1,35,000، دوسری جانب بھارت میں 84,404، ترکی میں 7,315 اور سعودی عرب میں 4,400 اموات ہو چکی ہیں. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں کہ مرکزی ملزم کی آغاز میں تصویر جاری کرنا کوتاہی تھی. اس کوتاہی کی وجہ بننے والے کو کچہری میں لایا جائے گا. لاہور کے علاقے سبزہ میں کھلی کچہری میں خطاب کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت ٹارگیٹ سبسڈی پر کام کر رہی ہے جس کے تحت غریب کو ہی سبسڈی ملے گی. پولیس محنتی ہے، محنت کر رہی ہے، ان کو تمام وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں اور پولیس کی کارکردگی دیکھنا ہوگی. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے قانون سازی مکمل کر لی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کامیابی کی مستحق ہے. فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ FATF کی ڈیڈ لائن سے پہلے تمام قانون سازی حکومتی کوششوں اور نیک نیتی کی عکاس ہے. گزشتہ حکومتوں نے مناسب اقدامات کیے ہوتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی. فروری سے ستمبر کے درمیان پارلیمنٹ نے 13 بلوں کے ذریعے 10 ترمیمی ایکٹ پاس کیے. حکومتی اقدامات سے عالمی مالیاتی اداروں، بزنس کمیونٹی کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا. کمانڈنٹ ٹریننگ کالج DIG محبوب اسلم کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص کسی بھی مذہبی جماعت کا نمائندہ ہونے سے پہلے پاکستان کا شہری ہے اور اس کی جان و مال ریاست پاکستان کے لیے مقدم ہے. موٹر پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں سیمینار منعقد ہوا. کمانڈنٹ ٹریننگ کالج DIG محبوب اسلم نے کہا کہ عوام میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی پیدا کر کے بہت سارے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. حادثات کے باوجود شرح برقرار رہی تو 2030 تک پاکستان میں یہ موت کی تیسری بڑی وجہ بن جائے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.